हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1, जिसमें पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। कहा गया है दी गई आकृतियों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करो। निम्नलिखित आधार यानी हमको यहाँ पर टोटल पहले देखो 8 आकृति दी गई है, 3 ये आकृतियाँ हैं और 5 ये आकृतियाँ। ठीक है, इस तरह से टोटल 8 आकृतियाँ हमको इस सवाल में, इस प्रश्न में दिया गया है और हमको बोला है इनका वर्गीकरण इन 5 भागों में करना है। ठीक है, यानी हमको इसमें से आकृतियों में से पहचानना है कि कौन सी आकृति साधारण वक्र है, कौन सी आकृति साधारण बंद वक्र है, बहुभुज कौन कौन से है, उत्तल बहुभुज कौन से है, अवतल बहुभुज कौन से है। जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में, इस चैप्टर का जो पहला वीडियो हमने देखा था उसमें मैंने आपको कंप्लीट ये सारी चीज़ें बताया कि किस तरह से हम इनको पहचानेंगे। ठीक है, इनके गुणधर्मों के बारे में हमने सीखा था। उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, बहुभुज क्या होता है, वक्र क्या होता है, सब हमने देखा था। तो उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं पॉइंट का हम इस्तेमाल करके इनमें वर्गीकरण करेंगे। देखो किस तरीके से। पहले देखो एक चीज़ और हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर हमको पूछा क्या गया है, साधारण वक्र। अब साधारण वक्र मैंने आपको बताया था, कोई भी बंद आकृति होती है उसे हम साधारण वक्र कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट हमको ध्यान क्या रखना है कि कोई बंद आकृति हो लेकिन किसी आकृति के अंदर एक और आकृति आ जाए। ठीक है, मान लो कोई एक बंद आकृति, ये वाली बंद आकृति है। ठीक है, अगर इसके अंदर एक और आकृति अंदर दे दी जाए तो ये जो वक्र बनेगा ये साधारण वक्र नहीं होगा। साधारण वक्र हमेशा एक लाइन कंटिन्यू चलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आकृति के अंदर आकृति है तो इसको हम साधारण वक्र नहीं कहेंगे। या कोई आकृति ऐसी हो जहाँ पर क्या हो, जैसे मान लो ये एक बंद वक्र है और इसके दूसरा एक वक्र इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, एक चतुर्भुज दूसरा इस तरह से बना है, तो ये आकृतियाँ कहीं भी लाइन अगर आपस में कट कर दे तो उसे भी हम क्या कहेंगे, हम उसे भी साधारण वक्र में नहीं गिनेंगे। साधारण वक्र हमेशा कैसा होगा, एक लाइन का बना होना चाहिए, एक लाइन का, यानी लाइन कंटिन्यू होनी चाहिए और कहीं भी कट नहीं करनी चाहिए। तो इसको हम साधारण वक्र कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आकृति हमको ध्यान रखना है कि आकृति के अंदर आकृति आए तो वो साधारण वक्र नहीं होगा और जहाँ लाइनें एक दूसरे को कट कर देंगी वो भी साधारण वक्र नहीं होगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन 1 में हमको क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन 1 में यहाँ पर 8 आकृतियाँ हैं, उनका हम वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पहचानना है कि साधारण वक्र कौन कौन से है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, देखते पहले 8 आकृतियाँ हैं टोटल। तो यहाँ पर देखो पहली आकृति से स्टार्ट करते। तो पहली जो आकृति है इसमें अगर ध्यान से आप देखोगे तो इस आकृति में जो लाइन है, ना तो लाइन कहीं काट रही है ना आकृति के अंदर आकृति है। ये आकृति कैसी है, ये पूरी की पूरी कंप्लीट, देखो एक तो बंद है। ठीक है, तो ये एक वक्र होगा। और ये कैसी है, कहीं भी लाइन ना कट रही है, एक दूसरे को ना कट कर रही है लाइनें, ना इसके अंदर कोई आकृति है। तो एक तो ये हमारा साधारण वक्र हो गया। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी देखो, यहाँ से स्टार्ट करें तब भी हम देखें तो लाइनें ना कट कर रही हैं एक दूसरे को, ना कोई आकृति है और ये एक बंद आकृति है, तो ये भी एक वक्र होगा। ये भी एक वक्र होता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो एक आकृति ऊपर है और उसके अंदर एक और आकृति दे दिया है, तो ये एक साधारण वक्र नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान नहीं देना। कौन कौन सा हुआ, पहला, दूसरा। आगे और भी आकृतियाँ इसमें देखते। देखो ये भी एक वक्र तो है। अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से देखो इसको यूँ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, लाइनें तो पूरी कंप्लीट बंद है, आकृति सभी बाजू से बंद है। अगर आकृति आप देखोगे, देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट खींचना चाहूँ, देखो ये एक आकृति ऐसी बन रही है जिसमें अगर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी आकृति बंद है। हमको देखो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, यानी कि हम ऐसे ही इस आकृति को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी आकृति। ठीक है, जिसमें हम एक ही बार में पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए, कहीं भी हम देखेंगे तो इस आकृति को भी हम कंप्लीट तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वक्र क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइन एक दूसरे को, देखो ये लाइन इधर कट कर दे रही है, ये लाइन इधर कट कर दे रही है, तो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है, तो इसको हम साधारण वक्र में नहीं गिन सकते। इस आकृति की बात करें तो यहाँ देखो आकृति कंप्लीट बंद है। ठीक है, यहाँ से आकृति कंप्लीट दोनों बाजू से बंद है और आकृति बंद भी है और कट भी नहीं हो रहा, ना आकृति के अंदर आकृति। ठीक है, अलग अलग है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये वक्र हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक साधारण वक्र हुआ, ये भी एक साधारण वक्र है। ठीक है, यहाँ लाइनें कैसी है, तो आकृति पूरी कंप्लीट बंद है और कहीं ना कट हो रहा है, ना कोई दो आकृति दिया है, तो ये भी एक वक्र होगा। इस आकृति को देखें तो ये भी एक वक्र गिना जाएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो लाइन कहीं कट नहीं हुई है। देखो आकृति थोड़ी बनी इस तरह से, लेकिन यहाँ कहीं कट नहीं हुआ, ये कंप्लीट एक बंद आकृति है। ठीक है,
तो इस आकृति को भी हम क्या गिनेंगे, तो एक साधारण वक्र गिन सकते हैं। इस आकृति की बात करें तो ये तो वक्र है ही नहीं, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग आकृतियाँ दी हैं और बीच में इन दोनों को जोड़ा गया है, तो ये बंद कहाँ से गिनी जाएगी, ये आकृति तो बंद हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये हमारा एक वक्र नहीं है। तो यहाँ पर साधारण वक्र कौन कौन से हमको मिले, तो बंद आकृतियाँ जो कंप्लीट बंद थी, तो वो आकृति हमारी थी नंबर 1, नंबर 2, फिर यहाँ से हमने देखा आकृति नंबर, देखो ये नहीं था साधारण वक्र, ये भी नहीं था, फिर यहाँ से हमने देखा आकृति 5, 6 और 7। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर बता सकते हैं कौन कौन सा होगा। तो आकृति 1 हुई, और यहाँ से कौन सा हुआ साधारण वक्र में, आकृति 2 थी, 3 थी, देखो 3 नहीं थी, ठीक है, 4 चौथे नंबर की आकृति नहीं थी, 5वीं थी, 6ठी थी और 7वें नंबर की आकृति, ठीक है। तो 1, 2, फिर कौन सा आ जाएगा, 5वां आ जाएगा, फिर यहाँ से 6ठा आ जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 7वां। तो इस तरह से कुल 5 आकृतियाँ जो होंगी, देखो टोटल कितनी आकृति थी यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 8 आकृति थी, ठीक है। 8 में से एक ये 3 नंबर, 5 यहाँ पर ये 4 नंबर और यह 8 नंबर, ये तीनों को छोड़ के बाकी सभी कैसे थे, पांचों आकृतियाँ कैसी थी, तो ये साधारण वक्र थी, हमने ये पहला देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है, देखो दूसरा क्वेश्चन अगर देखो सेम क्वेश्चन है, कहा गया है साधारण बंद वक्र, ठीक है। अब ये वक्र साधारण होना चाहिए और बंद होना चाहिए, तो वही के वही आंसर होंगे। देखो आप ये जितने वक्र हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, यहाँ पर देखो ये 3 तो साधारण वक्र थे ही नहीं, नंबर 3 नहीं था, नंबर 4 नहीं था और नंबर 8, ये 3 तो साधारण वक्र है ही नहीं। इनके अलावा जो वक्र बचे हुए थे पाँचों 5 साधारण वक्र में, उनमें पाँचों 5 बंद है। देखो पहला भी बंद है, कंप्लीट पूरी तरीके से आकृति बंद है, दूसरा भी बंद था, तीसरा भी, या 5वां नंबर अगर देखें ये भी बंद था, 6ठे नंबर की आकृति भी बंद थी, और ये जो 7वें नंबर की आकृति थी ये भी कंप्लीट बंद है, ठीक है, हर बाजू से बंद है। तो वही का वही आंसर, देखो साधारण वक्र कहा जाए या साधारण बंद वक्र कहा जाए, आंसर वही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में खाली बंद शब्द का प्रयोग कर दिया है, बाकी आंसर तो इसका भी वही होगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वही का वही, देखो पहली आकृति होगी, सेकेंड आकृति होगी, फिर यहाँ से 5वें नंबर की आकृति होगी, फिर 6ठे नंबर की होगी और फिर 7वीं। तो ये हुआ क्वेश्चन पार्ट बी, क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। अब देखते हैं, अब देखो क्या कहा गया है, अब हमको पूछा गया बहुभुज। अब हमको यहाँ पहचानना है बहुभुज कौन से। तो हमने देखा था वक्र और बहुभुज में छोटा सा अंतर था। देखो जो बहुभुज होते उनको हम वक्र कह सकते, लेकिन क्या सभी वक्र को हम बहुभुज कह सकते, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो बहुभुज जो था वो रेखाखंडों से मिलाने से बनता था। रेखाखंड मीन्स की सीधी लाइन, जब सीधी लाइन को हम जोड़ेंगे तब जो बनेगा वो एक बहुभुज होगा, जैसे त्रिभुज हुआ, ठीक है। लेकिन वक्र जो था वो उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि सीधी लाइन हो, वो इस तरह की टेढ़ी लाइनें होंगी तो उससे भी बन सकता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। अब इन आकृतियों में, इन 8 आकृतियों में बहुभुज कौन कौन से होंगे, यानी जो सीधी लाइनों से मिलकर बंद आकृति होनी चाहिए। तो पहली आकृति को हम देखें तो यहाँ पर जितनी भी लाइनें देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये एक पंचभुज है, ठीक है। पंचभुज 5 लाइन के पंचभुज होता है, हमने ये देखा था, ये एक पंचभुज है। और ये 5 भुजाओं, जो पाँचों 5 भुजाएं, पाँचों भुजाएं कैसी है, सीधी है, तो इसको हम एक बहुभुज गिन सकते हैं, ठीक है। ये पंचभुज है। बहुभुज में भी अलग अलग प्रकार हमने देखे थे, 3 भुजा त्रिभुज, 4 भुजा चतुर्भुज, 5 भुजा पंचभुज। तो ये एक बहुभुज है जो कि 5 भुजाओं से बना, इसलिए हम इसको पंचभुज कहते हैं। और इसमें देखो ये वक्र है, एक बंद आकृति है, और ये किससे बना है, लाइनों से मिलाकर बना है, रेखाखंडों से मिलाकर बना है, तो इसे हम बहुभुज कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखें तो ये भी एक बहुभुज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 लाइन है, ठीक है। ये चारों लाइन कैसी, सीधी लाइनों से मिलाकर ये आकृति बंद बनी है, ठीक है। तो बंद आकृति, बंद वक्र जो कि सीधी रेखाखंडों से मिलाने से बने, उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो ये 2 आकृति हो गई, ठीक है। ये तो है ही नहीं हमारा, ठीक है, ये तो वक्र ही नहीं एक तरह से, तो वक्र नहीं होगा तो फिर बहुभुज की तो बात ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते, अब इस आकृति की बात करो। देखो इस आकृति में भी अगर हम ध्यान दें तो ये भी एक रेखाखंडों से मिलाने से एक बंद आकृति बनी है, ठीक है। अब ये वक्र तो नहीं था साधारण, क्योंकि लाइनें काट रही थी, लेकिन ये बहुभुज होगा। क्यों बहुभुज होगा, तो ये एक बंद आकृति है। अगर आप पॉइंट यहाँ से खींचोगे तो देखो यहाँ से ये, यहाँ से पूरा कंप्लीट बंद आकृति बनी है,
ठीक है। ये आकृति कैसी, बंद आकृति, और कैसे बनी, रेखाखंडों के मिलाने से बनी है। अब ये वक्र क्यों नहीं था, क्योंकि लाइनें कट रही थी, लेकिन बहुभुज में ऐसा कोई नियम नहीं है कि लाइनें कटेंगी नहीं कटेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक बहुभुज गिना जाएगा, क्योंकि ये सीधी लाइनों को मिलाने से एक बंद आकृति बनी है। तो ये एक क्या होगा, तो ये एक बहुभुज होगा, ठीक है। तो अब इसको देखते, तो यहाँ पर तो देखो सीधे सीधे ही दिख रहा है कि कोई सीधी लाइन तो है ही नहीं इसके अंदर, यहाँ से सीधे सीधे राउंड में दिख रहा है हमको, ठीक है। तो ये तो बहुभुज होने से रहा, ठीक है। यहाँ पर देखे दो लाइन सीधी है, दो लाइन तो सीधी है, लेकिन यहाँ दोनों लाइन कैसी है, राउंड वाली है। तो ये बंद आकृति है, वक्र तो है दोनों, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, तो सीधी लाइनें नहीं है। कंप्लीट सीधी लाइन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम कहेंगे बहुभुज। सारी लाइन सीधी होनी चाहिए। यहाँ पर देखें तो दो लाइन तो सीधी है, लेकिन एक ये जो राउंड वाला शेप दिख रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, ये एक बहुभुज नहीं हो सकता। अब यहाँ तो दिख रहा है कि एक लाइन सीधी है, लेकिन ऊपर नीचे शेप कैसे है, तो एक दो ऊपर नीचे दो वृत्त बने हुए छोटे छोटे, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, तो ये एक बहुभुज का शेप नहीं गिना जाएगा। तो बहुभुज हमारे यहाँ पर कौन कौन से मिले, तो देखो इनमें टोटल 8 फिगर में से 3 फिगर देखो, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। ये तीनों आकृति जो थी ये सीधी लाइनों को मिलाने से बनी थी और कैसी थी, बंद आकृतियाँ थी। तो इनको हम क्या कह सकते, तो ये हमारे हुए बहुभुज। ये बाकी जितने 5 बचे हुए थे इनमें सीधी लाइन तो थी, लेकिन उसके साथ साथ वक्र लाइनें भी थी, मुड़ी हुई लाइनें भी थी, इसलिए हमने इन 5 को बहुभुज की कैटेगरी में नहीं रखा। तो बहुभुज में कौन कौन से आ जाएंगे, देखो 8 आकृतियों में से पहला, दूसरा और यहाँ से ये चौथा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये एक बंद आकृति है, ये स्टार जैसा दिख रहा है हमको, ये बंद आकृति होगी। देखो बंद आकृति हम किसे कहते हैं, अगर ना समझ आए तो आप पॉइंट एक दिमाग में रख सकते हो कि बिना पेन उठाए अगर कोई आकृति आप बना रहे हो तो बंद आकृति बनेगी, ठीक है। अगर आप कंप्लीट उसके पॉइंट को ऐड कर दे रहे हो सारे, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ तक आपको लाना है। देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और बिना पेन उठाए, देखो अगर मैं यहाँ से यूँ घुमाऊँ तो यहाँ तक अगर मैं ला के रख देता हूँ तो ये एक बंद आकृति होगी। लेकिन ये बंद आकृति है, इसको मैं बहुभुज तो कह दूंगा क्योंकि लाइन सीधी है सारी, लेकिन वक्र साधारण नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमको ध्यान देना है, लाइनें कट जा रही है, कटनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो ये हमने देखा बहुभुज। तो बहुभुज कौन कौन सा मिला, पहला, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसके 3 आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला होगा, दूसरा होगा, यानी दूसरी आकृति बहुभुज में आएगी, और कौन सी आकृति आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है चौथे नंबर की आकृति। तो ये 3 आकृतियाँ हो गई 8 में से बहुभुज की। अब कहा गया है उत्तल बहुभुज, ठीक है। इनमें हमको उत्तल बहुभुज ढूंढना है, उसके बाद ढूंढना है अवतल बहुभुज। देखो तो सबसे पहले बहुभुज 3 ही है हमारे पास, बाकी तो बहुभुज थे ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, यानी हमको 1, 2 और 3, ये 3 हमारे पास बहुभुज है, बाकी तो बहुभुज है ही नहीं, तो इनमें उत्तल अवतल देखने की जरूरत ही नहीं है। जब बहुभुज ही नहीं है तो उत्तल अवतल की जरूरत क्या है, तो इन्हीं 3 में हम क्या करेंगे, खाली उत्तल और अवतल चेक करेंगे। तो उत्तल अवतल में मैंने आपको बताया था कि ऐसी आकृतियाँ, ऐसे बहुभुज जिनके एक भी विकर्ण अगर बाहर होंगे तो उसे हम अवतल कहते थे, और सारे विकर्ण अगर अंदर होंगे तो उसे हम कहते थे उत्तल। तो इस आकृति की अगर हम बात करें तो इन तीनों आकृतियों में अगर हम देखें तो देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट के नाम देना चाहूँ, देखो यहाँ पर ABCD लिख के कर लेते, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ये ABCD और ये पॉइंट को मैं E नाम दे देता हूँ, उसी तरीके से इसमें नाम दे देते AB, आप कहीं से भी नाम दे सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABCD, ठीक है। इसमें भी देखो पॉइंट को नाम दे देते AB, यहाँ से C, फिर यहाँ से D, फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट E, ठीक है। ये कंप्लीट एक तीनों आकृतियाँ हैं। अब यहाँ पर देखो हमको विकर्ण खींचने, हमने देखा था विकर्ण किसे कह रहे थे हम, तो कोई भी शीर्ष बिंदुओं को हम जोड़ेंगे तो विकर्ण बनेगा। खाली ध्यान क्या रखना है, आसन बिंदुओं को छोड़ देना है। जैसे अगर मैं A से विकर्ण खींचना चाहूँ तो A से विकर्ण कौन कौन से खींच सकते हैं हम, देखो A के जो आसन बिंदु है यानी बगल वाले जो बिंदु होंगे उनको छोड़ दो। तो A के बगल में यहाँ से आ रहा है E और यहाँ से आ रहा है B, यानी EB को छोड़कर बचा कौन सा, D के साथ अगर मैं A को जोड़ूँ और अगर C के साथ जोड़ूँ तो ये दोनों बनेंगे विकर्ण। तो देखो A को जब तुम C के साथ जोड़ोगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा ये आकृति इस तरह से ABCDE ये अंदर का पार्ट है, ये पूरा अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से A को C से जोड़ोगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विकर्ण लेकिन A से C को जोड़ने पे भी बन रहा है, और A से अगर आप D को मिलाओगे यहाँ पर तो ये भी तो एक विकर्ण हुआ, जिसको हमने डॉटेड लाइन से मैंने दर्शाया है, तो ये एक विकर्ण होगा। और ये विकर्ण कैसा हो गया,
तो ये विकर्ण चला गया आकृति के बाहर, और जो भी ये अंदर का पार्ट है पूरा और ये बाहर का, देखो यहाँ से आकृति अंदर की तरफ थी तो ये इसके बाहर चला गया है विकर्ण, विकर्ण बाहर चला गया। और जब विकर्ण एक भी विकर्ण बाहर होता है तो वो बहुभुज हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये बहुभुज हो जाएगा हमारा अवतल। ठीक है, तो ये अवतल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें देखो ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, 4 भुजाओं से बना है। अब यहाँ पर हम कोई भी विकर्ण खींचे, देखो ए से मैं विकर्ण खींचना चाहूँ तो बी इसका आसन बिंदु होगा बगल वाला और डी होगा, तो बी और डी को छोड़ दे तो सी को अगर मिला दे तो एक विकर्ण ये बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो बी से अगर खींचना चाहे तो बी से अगर हम खींचेंगे तो इसके बगल में ए है और सी है, मीन्स कि बी को हम किससे जोड़ेंगे, डी से जोड़ेंगे, तो ये इसका एक विकर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 विकर्ण बनेंगे, चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण कैसे है, आकृति के अंदर आए, तो ये बहुभुज हमारा कैसा होगा, तो ये हमारा उत्तल बहुभुज गिना जाएगा। ठीक है, ये हो गया उत्तल, पहला उत्तल था, 3 बहुभुज हमको देखने हैं, ये उत्तल है। ठीक है, तीसरी आकृति देखो, इसमें तो साफ साफ आपको दिख रहा है, देखो डी किसके किसके साथ जुड़ा है, जैसे मैं डी से, चलो डी से मैं एक विकर्ण खींच के, आपको खाली एक ही विकर्ण में क्लियर हो जाएगा। डी से मैं विकर्ण खींचना चाहता हूँ, कोई भी बिंदु से, कोई भी शीर्ष से आप विकर्ण खींच सकते हो। तो डी जुड़ा किसके किससे, वो उसके आसन बिंदु होंगे। तो डी यहाँ से जुड़ा हुआ है सी के साथ, यहाँ से जुड़ा हुआ है ई के साथ, तो ये इसके बगल के पॉइंट गिने जाएंगे। वैसे ये आकृति थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आपको बगल के पॉइंट इसमें क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप समझ सकते हो जिससे जुड़ा होगा वो आसन बिंदु होते हैं। तो यहाँ से डी जुड़ा हुआ है ई के साथ और सी के साथ, तो ये दोनों आसन बिंदु है। यानी अब डी को, इन दोनों को छोड़कर, ई और सी को छोड़ के कहीं भी बाकी जो पॉइंट बचा, यानी बी बचा, बी के साथ जोड़ो या ए के साथ जोड़ो तो विकर्ण बनेगा। अगर मैं डी को बी के साथ कनेक्ट करूँगा तो यहाँ से देखो ये एक विकर्ण बना जाए। ठीक है, एक विकर्ण गिना जाएगा इस बहुभुज का। और विकर्ण कैसा है, तो आकृति का अंदर का भाग तो ये वाला था पूरा। ठीक है, ये अंदर का पार्ट था। अब ये विकर्ण कहाँ आ गया, तो ये विकर्ण इस आकृति के बाहर के भाग में आ गया। और जो जिसमें भी, जिस बहुभुज में आकृति के बाहर विकर्ण होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे अवतल बहुभुज। तो ये दोनों अवतल है और एक खाली उत्तल है। तो हमको पहले देखो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर डी और ई दोनों पार्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखो पहले हमको पूछा गया है उत्तल बहुभुज बताने, तो उत्तल बहुभुज, देखो बहुभुज हमने देख लिया, 3 ही थे बहुभुज, बाकी तो देखो सीधी लाइन किसी में है ही नहीं। ठीक है, वक्र लाइन आ जा रही है इसलिए ये तो बहुभुज है ही नहीं। तो इन तीनों में से हमने उत्तल और अवतल की कैटेगरी अलग कर ली कि एक भी विकर्ण अगर बाहर चला गया तो अवतल हो जाएगा और सारे विकर्ण अंदर हो गए तो उत्तल। तो हमने क्या देखा, उत्तल किस में हो रहा है खाली, तो आकृति 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा उत्तल बहुभुज में कौन सा आ जाएगा, तो दूसरे नंबर की आकृति जो है उत्तल बहुभुज। ठीक है, अवतल में कौन कौन सा हमने देख लिया, तो देखो अवतल में एक तो हमारी पहली आकृति आ जाएगी। ठीक है, पहली आकृति में देखो विकर्ण बाहर गया है एक, और चौथी आकृति, ठीक है, इसमें भी विकर्ण क्या है, बाहर है। तो ई का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल बहुभुज। हमको बताना है कौन कौन सा हो गया, तो एक तो आकृति नंबर 1 और दूसरा कौन सा है, आकृति नंबर 4। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जहाँ पर टोटल 8 फिगर थी, इनको हमको पहचानना था। तो सिंपल से लॉजिक हमको खाली दिमाग में ध्यान रखना है कि वक्र क्या होता है, साधारण वक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, ठीक है, उत्तल अवतल क्या है, ये सब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझा था। बस उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने इन 8 आकृतियों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 भी देखो विकर्ण खींचना हमने सीख ही लिया था। ठीक है, वही काम हमको यहाँ पर करना है। देखो बोला क्या गया है, अब ये फिगर हमको दिया नहीं है बुक में। ठीक है, ये फिगर मैंने, टाइम बचे इसलिए इसको मैंने पहले से ही बना के रखा है, आपको ये समझ के बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होंगे हमको बताना है। और वहाँ पर 3 पॉइंट हमको बुक में दिए गए, खाली ये नाम लिखे गए। एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं ये बताइए। ठीक है, और फिर हमको कहा गया है कि यहाँ पर लिखा है एक सम षड्भुज, ये ध्यान रखना। षड्भुज का मतलब होता है, देखो स और ड होगा ना, तो षड्भुज में 6 भुजा होती है। इसका मतलब षड का मतलब हम क्या गिनेंगे, तो यहाँ से 6 भुजा होगी। ठीक है, सप्तभुज कहा जाएगा, सप्त, अगर सप्त शब्द आएगा तब वहाँ पर होगी 7 भुजा। तो देखो यहाँ पर हमको पहचानना था कि एक उत्तल बहुभुज जो होगा, उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज में विकर्ण कितने होंगे, तो मैंने एक उत्तल चतुर्भुज नॉर्मली बना के रखा है। उत्तल हो या अवतल हो कोई भी चलेगा, वैसे उत्तल का है तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया है जिसमें 4 भुजा है। ठीक है, नाम दे देते इसका ABCD। ये एक ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। इसमें हमको विकर्णों की संख्या बताना है खाली। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है
एक सम षटभुज में इसकी 6 भुजाओं से बनी हुई कोई आकृति हो तो उसमें कितने विकर्ण होंगे। यहाँ भी देखो नाम दे देते जो ज़्यादा क्लियर होगा, ए बी सी डी ई एफ। आपको जो मर्जी वो नाम दे सकते हो, पी क्यू आर एस टी जो देना हो, ठीक है। जरूरी नहीं हर बार ए बी सी डी, लेकिन नॉर्मली क्या ए बी सी डी लिखते हैं इसलिए अपने लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बात करना है त्रिभुज कि एक त्रिभुज जो होता है, तो ये तो समषटभुज हो गया। अब त्रिभुज में हमको बताना है त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं। तो एक ट्राइंगल हमने लेके रखा है ए बी सी, तो इस ट्राइंगल में तो तीनों में खाली विकर्णों की संख्या हमको ज्ञात करके बताना है, ठीक है। तो देखते क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल क्वेश्चन है। देखो विकर्ण कैसे खींचे जाते हैं, इसमें विकर्ण खींच लेते, संख्या गिन के बता देते, ठीक है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा, देखो कितने विकर्ण होंगे इस आकृति में, तो चतुर्भुज है। वैसे चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या हमको पता है कितनी होती है, फिर भी हम खींच लेते। देखो ए से, ए को शीर्ष बिंदु मानकर पहले मैं ए के आसन बिंदु कौन कौन से यहाँ पर, तो ए के 2 आसन बिंदु है, एक तो बी है और एक यहाँ से डी है। यानी बी और डी को अगर हम छोड़ दें तो बचा कौन सा, आसन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो भुजा बनेगी। यहाँ से ए को डी से जोड़ोगे तब तो भुजा ही बनेगी, कोई मतलब नहीं है। ए को डी से जोड़ेंगे तब भी वही की वही भुजा बनेगी बी से, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ दो, आसन बिंदुओं को डी और बी को छोड़ दो, तो बचा कौन सा, सी। यानी ए को अगर सी से हम जोड़ेंगे तो ये जो बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, तो इस आकृति में हम इसको विकर्ण कह सकते हैं, ठीक है। तो ए को यहाँ पर हम सी से मिला देते तो ये एक विकर्ण बन जाएगा ए सी, ठीक है। उसी तरीके से बी से स्टार्ट करते, सारे शीर्ष बिंदुओं से चेक कर लेते। बी से अगर आप खींचोगे तो बी से देखो आसन बिंदु कौन कौन सा हो जाएगा, बगल वाला, एक तो ए आ जाएगा, एक सी आ जाएगा, तो बचा कौन सा, बचा डी। यानी बी और डी को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये एक विकर्ण बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सी से आप खींचना चाहो तो सी से भी वही बात होगी। देखो सी पर जब हम आएंगे चारों बिंदुओं से चेक कर लेने का, ठीक है। सी से आएंगे तो सी से देखो बी और डी बगल के पॉइंट हो जाएंगे, ए को जोड़ना है तो वो तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, उसको तुम ए सी कहो या सी ए कहो, एक ही चीज़ है, ठीक है। डी पे आओगे तो डी के आसन बिंदु कौन से होंगे बगल में, डी किसके किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ जुड़ा है और सी के साथ जुड़ा है। यानी बचा कौन सा, बी। तो डी को बी से जोड़ोगे तो बी डी कहो या डी बी कहो, एक ही बात है। तो यहाँ टोटल विकर्ण कितने बने, तो एक विकर्ण हमारा बना ए सी, एक बना बी डी। यानी हम कह सकते हैं इसमें विकर्णों की जो संख्या होगी, तो यहाँ पर विकर्णों की देखो बोला है प्रत्येक में कितने विकर्ण होंगे हमको ये बताना है। तो यहाँ जो विकर्णों की संख्या हुई कितनी आई, 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमको डायरेक्ट कहना है कि इसमें कितने विकर्ण होंगे, 2 होंगे। नाम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक होगा ए सी और एक होगा यहाँ पर बी डी, ठीक है। ये 2 विकर्ण यहाँ पर रेखाखंड ए सी, रेखाखंड बी डी, ठीक है। ये ऊपर रेखाखंड का सिंबल होता है कि ये दोनों क्या एक लाइन है, एक सीधी लाइन है, तो हमने ये बता दिया, ठीक है। तो ये तो हो गए आकृति ए कंप्लीट चतुर्भुज में। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है। देखो इसमें क्या है, अब एक समषटभुज है यानी 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, इसमें हमको विकर्ण खींचना है। पहले ए से विकर्ण खींचते चलो। देखो अब यहाँ से ए के आसन बिंदु कौन कौन से उनको देखो पहले। तो ए के बगल में कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहाँ से ए के बगल में एफ आ रहा है और यहाँ से ए के बगल में बी आ रहा है। यानी एफ और बी को हम छोड़ देंगे तो बचा कौन सा, सी डी ई। यानी ए को अगर हम सी के साथ जोड़ेंगे, देखो ए को हमको जोड़ना है सी के साथ, ए को हमको जोड़ना है ई के साथ, ठीक है। ए को ई के साथ हमने जोड़ा और ए को किससे जोड़ना है, तो ए को जोड़ना है हमको डी से। तो ये जो 3 लाइन हमको मिलेगी ये तीनों क्या होंगी, तो ये तीनों तो विकर्ण हुए, ठीक है। क्यों विकर्ण होंगे, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये सामने सामने के शीर्षों को हम जोड़ते आसन बिंदुओं को छोड़ के तो विकर्ण बन जाता है। तो ये 3 विकर्ण तो ए से बने, उसी तरीके से बी से भी हम चेक करते। तो बी के आसन बिंदु कौन कौन से, एक सी है और एक यहाँ से ए है, उसके अलावा बचा कौन सा, तो डी ई एफ। यानी तीनों के साथ हम जोड़ेंगे। बी को अगर मैं डी के साथ जोड़ दूँ तो एक विकर्ण यहाँ से बनेगा, बी को अगर हम ई के साथ जोड़ेंगे तब एक विकर्ण यहाँ से बनेगा और एफ के साथ अगर जोड़ेंगे तो एक विकर्ण यहाँ से भी बनेगा। तो 3 विकर्ण यहाँ से हो गए, ठीक है। उसी तरीके से देखो अब सी पर आते, सी से चेक करते। देखो सी से, सी के आसन बिंदु कौन कौन से, तो सी का आसन बिंदु एक बी है एक डी है, तो बी और डी को छोड़ दो तो बचा कौन सा, ए ई एफ। अब देखो सी का ए के साथ तो जुड़ा हुआ है तो बचा कौन सा, खाली उनको जोड़ दो। तो सी को जोड़ देते हैं हम ई के साथ और सी को हम जोड़ देते हैं सीधे सीधे एफ के साथ। तो ये जो हो गए, तो ये इसके 2 विकर्ण सी से हो गए। डी से चेक करते तो देखो डी जो है, डी के आसन बिंदु एक तो सी है, एक कौन सा है, ई है। तो सी और ई को छोड़ दो तो बचा कौन सा, ए बी। देखो बी ए एफ बचा, तो बी के साथ तो पहले से ही जुड़ा हुआ है बी डी।
ए के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। खाली एफ के साथ हमको इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो एफ के साथ इसको हम जोड़ देंगे तो एक विकर्ण यहाँ से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बाकी सब जुड़े हुए, ई की बात करें तो ई के आसन बिंदु एफ है और डी है, और बचा कौन सा, ए बी सी। तो ए के साथ पहले से जुड़ा हुआ था, बी के साथ, सी के साथ। एफ की बात करें तो एफ को हमने सबसे कनेक्ट पहले ही कर दिया है। तो यहाँ पर टोटल विकर्ण कितने बने, तो देखो ए की बात करते, ए से कितने बने थे, एक ये बना था, एक ये बना था, एक ये, 3 हो गए। बी से देखो कितने बने, एक ये, एक ये, एक ये, तो 3 3 6 हो गए। सी से हमने देखा, देखो सी से ये वाला तो हमने गिन लिया है पहले से ही, फिर हमने सी से और कौन कौन से बनाए, एक ये बनाया, एक ये बनाया, 8 हो गए, ठीक है। फिर डी से हमने कौन कौन से बनाए, तो डी से देखो एक ये पहले से जुड़ा हुआ था, ए के साथ जुड़ा हुआ था, खाली एक ये बनाया, तो टोटल विकर्ण कितने हुए, 9। तो इस तरह से विकर्णों को ध्यान से गिनना। आकृति ऐसा हो तो थोड़ी बड़ी बनाना साइज में, तो उसमें विकर्ण हमको क्लियर अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर विकर्णों की संख्या कितनी, देखो यहाँ पर विकर्णों के नाम नहीं लिखना हमको, ए डी इस तरह से कोई नाम लिख के नहीं दिखाना, खाली संख्या बताना है। तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। क्लियर। तो ये बी पार्ट कंप्लीट हुआ। उसी तरीके से अब देखते हैं एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो ट्राइंगल में, यहाँ पर ट्राइंगल में विकर्ण तो बन ही नहीं सकते, देखो, क्योंकि देखो ये मान लो ए से मुझे विकर्ण खींचना है, तो ए से शीर्ष बिंदु कौन कौन से बचे दूसरे, बी और सी। तो बी और सी को तो ये तो आसन बिंदु है, तो खींच ही नहीं सकते। तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना है, ट्राइंगल के अंदर विकर्ण होते ही नहीं है। देखो ए से अगर विकर्ण खींचोगे तो विकर्ण क्या होते हैं, तो आसन बिंदुओं को छोड़कर जितने शीर्ष बचे उनके साथ जोड़ेंगे तो विकर्ण बनेगा। तो आसन बिंदु बी है और सी है, उसके अलावा शीर्ष बचेंगे ही नहीं। बी से चेक करेंगे तो सी और ए उसके आसन बिंदु है, बगल वाले पॉइंट। सी से चेक करेंगे तो ए और बी इसके आसन बिंदु है। तो यहाँ पर जो विकर्णों की संख्या होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो विकर्णों की संख्या यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर 3 बिंदु है। तो 3, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर विकर्ण जो मिलेंगे चतुर्भुज से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें आसन बिंदुओं के अलावा एक बिंदु बच जाता है। यहाँ तो आसन बिंदु ही टोटल, ठीक है। तो ट्राइंगल के अंदर विकर्ण नहीं होगा, यहाँ हम अंदर लाइन खींच ही नहीं सकते क्योंकि शीर्ष बिंदु है ही नहीं 3 के अलावा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ पर हमको कहा गया है उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या है। हमको पूछा है कि कोई उत्तल चतुर्भुज, अब ये देखना है, चतुर्भुज की बात किया गया, उसके कोणों का योगफल कितना होता है। योगफल यानी सभी कोणों को अगर मिला दिया जाए तो उसका योगफल कितना होगा। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। अगर मान लो कोई चतुर्भुज है जो उत्तल नहीं है, चलो अवतल है, तो उसमें ये गुण लग सकता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। फिर ये तो हमको खाली चेक करने को बोला गया है, तो ये करेंगे नहीं करेंगे तब भी चलेगा, मैं आपको ये बता दूंगा कैसे करना है। देखो तो इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, देखो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल निकालना है। अब हमने ये चीज़ देख लिया था, मैंने आपको सेकंड वीडियो में कंप्लीट बताया था कि जो बहुभुज होते हैं उसके कोणों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, उत्तल है, देखो मैं नॉर्मल एक आकृति बना देता हूँ। ये मान लो एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये चतुर्भुज कैसा होगा, तो ये चतुर्भुज उत्तल ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों विकर्ण, अगर हम ABCD नाम दे दें, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों विकर्ण जो बनेंगे AC और BD, ये चतुर्भुज के अंदर आएंगे, तो ये एक उत्तल चतुर्भुज है। तो इसके चारों कोणों को अगर मिलाया जाएगा, ठीक है, इन चारों कोणों को मिलाएंगे तो इनका योग कितना होगा। तो हमने निकालने भी सीखा था, इसको हम क्या करते थे, इस तरह से 2 आकृतियों में बांट देते थे, ठीक है। एक विकर्ण की सहायता से हम क्या करते थे, 2 त्रिभुज बना देते थे, और दोनों त्रिभुज का योग, दोनों त्रिभुज में कितने, तो एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 आता था और दूसरे का 180। तो ये चीज़ हमने देखा था अच्छे से। तो इसका जो आंसर हमको लिखना है, आंसर में खाली हम क्या लिखेंगे कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या है। तो यहाँ बताने का कि जो उत्तल चतुर्भुज होता है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये हमको लिखना है और इस चीज़ को हमको साइड में प्रूफ करके दिखा देना है कैसे। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि जो उत्तल चतुर्भुज के जो चारों कोण है उसको हमने देखा था 1 2 3 4, यहाँ नाम इसको हमने 1 2 3 में बांटा था, इसको 4 5 6 में, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट देखो ये जो चतुर्भुज बना है ये 2 त्रिभुजों से बना है, तो एक त्रिभुज का जो माप होगा तीनों कोणों का वो 180 हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, उस तरह से इस ट्राइंगल के लिए भी 180। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 360।
ये हमने देखा था। या फिर हमारे पास यहाँ पर सूत्र था, डायरेक्ट हमने सूत्र को सिद्ध करके देखा था। सूत्र क्या था? तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो क्या होता है? n-2 इंटू 180। ठीक है, तो n कितना, n क्या था? तो n हमको यहाँ पर दिया रहता था चतुर्भुज की भुजाओं की संख्या, सॉरी चतुर्भुज नहीं, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। चतुर्भुज में तो 4 ही होगा, तो यहाँ पर बहुभुज कौन से प्रकार का है? चतुर्भुज है। तो यहाँ पर n बराबर कितना है? 4। तो अगर मैं 4 रखूँगा यहाँ, तो 4 - 2 × 180 हम करेंगे तो भी ये कितना हो जाएगा? तो 2 × 180, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 × 180 करेंगे तो ये हो जाएगा 360। तो ये देखो, सूत्र से भी हम कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी छोटी सी आकृति समझ सकते हैं। जब ये बहुभुज हमारे बड़े हो जाएंगे, जैसे 10 भुज, इस तरह से जब बड़ी बड़ी 10 भुजाओं से बनी हुई आकृति आएगी, तब वहाँ हम विकर्णों की सहायता से त्रिभुज नहीं बांट सकते, या बांट भी सकेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 8 त्रिभुज बनेंगे, लेकिन उसको हम सिंपली इस तरह से फॉर्मूला लगा के भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे क्या बोला है? उत्तल ना हो, अगर चतुर्भुज जो है, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? तो अवतल होगा, कोई भी चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज में इसकी 4 भुजा होनी चाहिए, आकृति कोई भी हो, ठीक है, अवतल हो या उत्तल हो, 4 भुजा अगर आकृति में दिख रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा? तो ये चीज होगा, ठीक है, ये गुण लागू होगा। तो हम लिख सकते हैं हाँ, ठीक है, हाँ। उसका जो देखो क्या बोला है, उत्तल ना हो, तो यहाँ लिख सकते हैं हाँ, चतुर्भुज कोई भी होगा तो उसके कोणों का योग, तो यहाँ बता देने का हाँ, किसी भी चतुर्भुज के लिए, किसी भी चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज के लिए अंतः कोणों का योग, अंतः यानी कि अंदर जो कोण बनते, कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कोई भी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझ लेते किस तरीके से। तो ये तो खाली हमको आंसर में इतना ही लिखना है, ये हमारे समझने के लिए था। ठीक है, अब देखो एक अवतल, आपको मैं एक अवतल चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ, उसमें हम चेक करते हैं कि ये गुण होता है कि लागू होता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो अवतल चतुर्भुज का मतलब क्या है? तो आकृति कैसी होगी? एक विकर्ण हमारा बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो अवतल चतुर्भुज की कोई, मान लो कि अपने अवतल चतुर्भुज की एक आकृति इस तरह से कोई बनाते हैं। देखो मान लो ये यहाँ से एक भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई, चतुर्भुज है तो 4 भुजाओं का उपयोग करना है। यहाँ पर एक पॉइंट सेंटर में लेके इन दोनों भुजाओं को यहाँ से कनेक्ट कर देते, तो एक समझ लो ये 4 भुजा हो गई। ठीक है, इसका नाम दे देते A B, यहाँ पर सेंटर में C और इसको D। तो ये 4 भुजाओं से मिलकर बना है। अब ये अवतल बहुभुज है, उत्तल नहीं है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में बोला अगर उत्तल नहीं होगा तो क्या चारों कोणों का योग जो होगा 360 होगा कि नहीं, देख लेते। देखो यहाँ, अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि कोई भी आकृति हमको दिया जाए, हम उसके एक विकर्ण की सहायता से एक शीर्ष से जितने विकर्ण खींच सकेंगे उतने विकर्ण खींच के इसको त्रिभुजों में बांट देंगे। तो देखो ए से अगर हम विकर्ण खींचना चाहे तो ए से देखो इसका आसन बिंदु बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, तो सी के साथ अगर मैं जोड़ूंगा इस लाइन को ए को, तो ये एक विकर्ण बनेगा। तो जैसे ही हम ए को सी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए। देखो एक त्रिभुज ये ऊपर वाला बन जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। तो वही का वही नियम हमारा, ठीक है, कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 यहाँ से होगा। ठीक है, और इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 इससे होगा। ठीक है, और दोनों त्रिभुजों को मिला दिया जाए, यानी 180 180 मिला दिया जाए तो एक चतुर्भुज बनता है, भले अवतल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। अब ये अवतल कैसे था? तो इसका देखो बी से अगर हम विकर्ण खींचेंगे तो बी का आसन बिंदु एक तो ए होगा और एक सी होगा बगल में, तो डी इसका एक दूर का बिंदु है। तो बी और डी को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो आकृति के बाहर ये विकर्ण आ रहा है। ठीक है, ये विकर्ण कैसा है? तो ये विकर्ण हमारा आकृति के बाहर चला जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक अवतल बहुभुज कहेंगे। और अवतल बहुभुज हो, देखो इस विकर्ण की सहायता से हम त्रिभुज नहीं बना सकते। ये आकृति जो है, इस आकृति में इस विकर्ण की सहायता से त्रिभुज नहीं बना सकते, लेकिन ये विकर्ण तो है ना त्रिभुज बनाने के लिए। तो हम दोनों में से किसी एक ही विकर्ण हमको खींचना होता है। देखो यहाँ भी 2 विकर्ण बनता है, लेकिन हम एक विकर्ण की सहायता से त्रिभुज बना लेते। तो यहाँ पर भले अवतल बहुभुज होगा, अवतल चतुर्भुज होगा, तो उसमें भले इस विकर्ण से त्रिभुज नहीं बनेगा, 2 त्रिभुज नहीं बनेंगे, लेकिन इससे तो बन सकता है। तो त्रिभुज बनने चाहिए, तो 2 त्रिभुज बना तो दोनों का 180 180 और दोनों को मिला दिया जाए तो 360 अंश इसमें भी हो रहा है। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक यू।